हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू नॉर्थ राइडर। दोस्तों, अब हम चलते हैं गणपतिपुले मंदिर के दर्शन के लिए। गणपतिपुले कोकण के रत्नागिरी जिले में स्थित है। गणपतिपुले उपमहाद्वीप के अष्टद्वार देवता यानी कि 8 स्वागत देवताओं में से एक है और उन्हें पश्चिमी प्रहरी देवता के रूप में भी जाना जाता है। लगभग 1600 वर्ष पूर्व यहाँ त्रिम्बक भट्ट भिड़े नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वो इस गाँव के खोत यानी मुखिया थे। भिड़े एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। एक बार भिड़े को एक बड़ी व्यक्तिगत समस्या का सामना करना पड़ा। तब उन्होंने व्यक्तिगत विपत्ति से छुटकारा पाने तक भोजन और पानी त्यागने का मन बना लिया। वह तपस्या के लिए इस केवड़ा जंगल में रहने लगे और संरक्षक देवता मंगल मूर्ति भगवान गणेश की पूजा करने लगे। इस अवधि के दौरान भिड़े को भगवान गणेश जी ने सपने में आके दर्शन दिया और कहा, मैं अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए यहाँ आया हूँ। ये पहाड़ी मेरी निराकार है, आप यहाँ पूजा करते रहें, आपकी सभी कठिनाइयों से छुटकारा मिल जाएगा। उसी दौरान भिड़े की एक गाय दूध नहीं दे रही, जिस कारण चरवाहा उस पर कड़ी नजर रखता था। एक दिन वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि जिस स्थान पर वर्तमान में भगवान की मूर्ति स्थापित है, वहाँ गाय के थन से दूध बह रहा था। चरवाहे ने भिड़े को एक घटना बताई। तभी पूरे क्षेत्र की सफाई करने पर त्र्यंबक भट्ट को गणेश की वह मूर्ति मिली जो उन्होंने सपने में देखी थी। फिर उन्होंने यहाँ एक मंदिर बनवाया और अनुष्ठान करना शुरू कर दिया। वो मंदिर यही गणपतिपुळे गणेश मंदिर है। दोस्तों, गणपति बप्पा का दर्शन लेके अभी हम लोग आ पहुंचे हैं प्राचीन कोकण में। चलो अंदर जाके देखते क्या है। दोस्तों, ये है टिकट काउंटर। यहाँ पे पर पर्सन 50 रुपीज एंट्री फी है और फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी उसकी अलग 50 रुपीज। तो ये है मैडम जो अपने को टूर गाइड करेंगी। नमस्कार, मैं सेजल प्राचीन कोकण में आपका स्वागत करती हूँ। एक गाँव दिखाने के लिए मैं आपके साथ आ रही हूँ। यहाँ हमने एक नक्षत्र बाग तैयार किया है। हर एक के जन्म नक्षत्र के अनुसार एक पेड़ आराध्य पेड़ माना जाता है। पीपल का पेड़ है, इसकी हम पूजा करते हैं। हम लोगों ने इसे दीर्घायुष्य का प्रतीक माना है। जो पत्थर से बांध बंधा गया है उसे कोंकणी भाषा में पार कहते हैं। ये पार 400 साल पुराना है। जब ये पार बंधाया गया है तभी ये पीपल का पेड़ भी लगाया गया है, इसलिए इस पेड़ की उम्र भी 400 साल पुरानी है। ये शिलालेख है। इस पर लिखी हुई कविता कवि माधव जी ने 100 साल पहले लिखी। इस कविता में कवि ने नंदनवन शब्द इस्तेमाल किया है। नंदनवन इस शब्द का अर्थ है स्वर्ग की देवता, इंद्र जी का बगीचा। वो जितना सुंदर है उतना भी हमारा कोकण भी सुंदर है। ये गुफा हमने समय का प्रतीक माना है। गुफा के यहाँ है वर्तमान काल और इसके पीछे 500 साल पुराना भूतकाल। इसके आप पीछे देखेंगे कि 500 साल पहले कोंकणी लोग कैसे रहते थे, उनकी समाज रचना, ग्राम रचना, खान पान की आदत परंपराएं कैसे थी। ये देखने के लिए आपको अंदर जाना है। आते समय थोड़ा सा झुक कर आइए। ये भगवान परशुराम है। हमारे पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि हजारों साल पहले भगवान परशुराम हो गए। उन्होंने सारी पृथ्वी जीत ली और जीती हुई पृथ्वी उन्होंने दान की। दान हुई कौन सी भी चीज़ हम खुद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें रहने के लिए भूमि जरूरत थी। हम जहाँ खड़े हैं वह हजारों साल पहले समुद्र था। उसके साथ उन्होंने युद्ध किया और 40 और 50 किलोमीटर पीछे ढकेल दिया और जो निर्माण हुई भूमि उसे कोकण कहते हैं। इस भूमि को परशुराम भूमि कहा जाता है। एक ग्राम देवता का मंदिर है। पहले धार्मिक संस्था गांव नियंत्रण करती थी। गांव में 2 व्यक्ति में झगड़े हो गए तो गांव में सभी लोग यहाँ इकट्ठा हो जाते थे और गांव के मुखिया उनके सामने न्यायदान का काम करते थे। और एक महत्व की विशेषता है कि संसार में ऐसी प्रथा है कि हर एक जाति धर्म के लोग अपने अपने मंदिर, चर्च और मस्जिद में जाकर भगवान का दर्शन लेते हैं। हम कोकणी लोग भी साल भर भगवान के पास जाकर दर्शन लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब शिमगा यानी कि होली त्योहार मनाया जाता है तब इस भगवान को इस पालकी में बिठाकर हर एक घर घर में ले जाते हैं। यानी कि कोकणी लोग और भगवान, इनका नाता इतना नजदीक है कि हमारे एक दूसरे के पास आना जाना होता है। इस देवी का नाम वाघजाई है। यह हमने जानबूझ कर रखा है क्योंकि जिस जंगल में वाघ पाई जाती है वो जंगल समृद्ध माना जाता है। 500 साल पहला कोंकण भी इतना ही समृद्ध था कि हमारे भाव विश्व में भगवान का स्थान दिया गया है। हम कोकणी लोग वड, पिंपल इनकी पूजा करती है, यानी कि हम निसर्ग पूजक कहलाते हैं। इसलिए इस देवी का नाम भी प्रकृति के संबंधित वाघजाई ऐसा ही रखा है। तो चवाटा देव है। हमारे यहाँ से भगवान का स्वरूप माना जाता है। हमारे यहाँ जब शिमगा यानी कि होली त्योहार मनाया जाता है तब गांव के सुसुविधा के लिए मन्नतें मांगे जाते हैं और भूतों पर नियंत्रण रखने के लिए इनकी पूजा की जाती है। यहाँ पर वीरगल दिखाया है, वीर प्राप्ति लोगों का प्रतीक चिन्ह। हमारा आपके स्वागत के लिए उत्सुक है। रिवाज के अनुसार हम पहले मुखिया के घर जाएंगे, बाद में पूरा गाँव देखेंगे। मुखिया है राजा का गाँव का पहला प्रतिनिधि। मुखिया धार्मिक और राजकीय संदर्भ में मुखिया का पहला सम्मान था। गांव में न्यायदान करना, कानून और सुव्यवस्था संभालना, टैक्स कलेक्ट ये काम मुखिया करते थे। मुखिया की बीवी है। पहले कोकणी औरतें शूर और सुंदर थी, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी। माझघर के दरवाजे की चौखट ये उनके लिए मर्यादा थी।
ये मुखिया के 2 बच्चे हैं। वो हमारे परंपरा से चलता आया हुआ खेल चौपट खेल रहे हैं। ये खेल महाभारत में धर्मराज और दुर्योधन इनके बीच में द्यूत नाम से खेला जाता है। अस्थिदंडी फांसे लेकर ये खेल खेला जाता है। ये खेल खेलने वाले कुशल हो तो ये खेल 1 से 2 रात तक चलता था। इतना मजे का खेल है। घर के सामने बड़ा आंगन है, आंगन में तुलसी वृंदावन है। यहाँ पर सरौदे का प्रकार दिखाया है। ये नाभिक है। पहले कोंकण में बार्टर सिस्टम थी, यानी कि सुतार, लोहार, कासर। ये लोग घर घर में जाकर अपने अपने सेवा देते थे। इसके बदले में इन्हें पैसा नहीं थे, लेकिन अनाज मिलता था। यानी कि इस नाई को एक गांव के एक आदमी के बाल काटने के लिए 1 साल के 4 पहली यानी कि आज का 8 किलो अनाज मिलता था। एक किसान है, इसकी घास के झोपड़े कम कपड़ों पर मच जाए। ये हमारा गांव का प्रमुख उत्पादक घटक माना जाता है। गांव के 12 बलूतेदार, मुखिया और राजा को अनाज देने का काम ही किसान करता था। ये जो चूल्हा है उसे कोकणी भाषा में पिरसा कहा जाता है। ये हमेशा के लिए जलता रखा जाता था, क्योंकि पहले घर में लाइटर और माचिस नहीं। किसान के बीवी को खाना बनाना हो तो इसमें 2 शोले लेकर रसोई घर का चूल्हा जलाता था। ये कोई नहीं है। इसका इस्तेमाल मछलियाँ पकड़ने के लिए किया जाता है। ये ऊपर वेलिया से बांधकर पानी में रखा जाता है। इसके अंदर की रचना ऐसी है कि अंदर गई हुई मछली फिर से बाहर नहीं आ सकती। एक गोमुई सी पुताई हुई टोकरी है, उसे कणगी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल अनाज रखने के लिए किया जाता है। इसके अंदर अनाज रखकर ऊपर चिरपल नाम का फल डालकर गोमुई सी पुताई की जाती है। इसके अंदर का अनाज 2-3 साल अच्छा रहता है। एक किसान की बीवी है, किसान की लड़की है। एक कुंभार है। मिट्टी से संबंधित सभी चीज बनाने का काम ये कुंभार करता था। गणेश जी की त्योहार में गणेश जी की मूर्तियां बनाना, दिवाली में दिए बनाना, गर्मी के मिट्टी के संबंधित सभी मटके बनाने का काम ये कुंभार करता था। ये सफेद रंगा वाला मटका है, वो माड़ी निकालने का मटका है। कोंकण में नारियल के पेड़ बहुत आते हैं। उस नारियल आने से पहले पोए आते हैं। उस पोए को आधा काटा जाता है। उस पोए को गुड़हल कर पत्थर लगड़ कर लगाए जाते हैं। ये पत्ते पोई में से माड़ी खींच लेती है और बुनबुन आने वाली माड़ी इस मटके में इकट्ठा की जाती है। हमारे भंडारी समाज के लोग ये व्यवसाय करते थे। काल के अनुसार 12 बलूतेदार व्यवसाय नष्ट हो गए, लेकिन माड़ी निकालने का व्यवसाय अभी भी चल रहा है। कोंकण के पोर्ट को 5000 सालों का इतिहास है। इस बंदरों से ही निर्यात होने वाली चीज, हस्तदंती चीज, हस्त कौशल्य की चीज, हीरे, माणिक, शंख, शिंपले इत्यादि चीजों की निर्यात बनिया लोग करते थे। इसके बदले में संपूर्ण जग भर भारत में सोना आता था। मतलब हमारे भारत में इन्हें जो सुवर्ण का अनुभव लिया, उसका प्रवेश द्वार कोंकण के पोर्ट सावंतवाड़ी का सुतार है। सावंतवाड़ी खिलौने संसार में बहुत प्रसिद्ध है। किसान को लगने वाली लकड़ी औजारे बनाने का काम यह सुतार करता था। 500 साल पहले कोंकण की राजकीय स्थिति अस्थिर थी, यानी में कई लोग सेना में थे। उनको लगने वाली लकड़ी, ढाल और तलवार बनाने का काम यह लोहार करता था। उन्होंने बनाई हुई सुंदर चीज लकड़ी, ढाल और तलवार है। हमारे मराठा और मुखिया इनके पास अभी भी है। अभी भी उससे जंग नहीं लगा है। हर दशहरे पर इनकी पूजा की जाती है। तेली है। पहले कोकणी लोग अपने खाने में नारियल का तेल इस्तेमाल करते थे। किसान अपने बगीचे में जाकर नारियल लेकर आता था। तेली उसके सामने तेल निकाल कर देता था। ये तेल की घानी है, उसे कुंट कहा जाता है। यहाँ पर सूखा नारियल डाला जाता है। ये जो कड़ी लकड़ी है उसे कोकणी भाषा में लाट कहते हैं। ये लाठ साड़ी लकड़ी का इस तरह बांधी जाती है। ये लाठ सीधी तरह खड़ी रहती है। यहाँ पर पत्थर रखकर तेली खुद बैठता है और कोलू का बैल बांधा जाता है। ये सब वजन बैल गोल घुमाने के बाद लाठ पर पड़ता है। लाठ का वजन नारियल पर पड़ता है। इस तरह नारियल पीसकर तेल निकाला जाता है। ये तेल निकालने के लिए कोलू का बैल छोड़ना पड़ता है। कोलू बाजू करना पड़ता है। आड़ी लकड़ी बाजू करके लाठ बाजू करना पड़ता है और तेल निकाला जाता है। और तेली को इतना से तेल निकालने के लिए 1 या 1.5 घंटा लगता था। यानी का पहला का जीवन इतना ही कष्टमय था। ये पुरुड है। पहले हर व्यवसाय जाति के अनुसार किसी को भी व्यवसाय बदलने के लिए स्वतंत्रता नहीं थी और इसका काम बाम्बू से चीजें बनाना। ये सूप है, फूलों की टोकरी है, रोली है। इसका इस्तेमाल अनाज रखने के लिए और धार्मिक महत्व भी है। हमारे यहाँ जब शुभ कार्य होता है तब घर की कुंवार लड़की इस रोली में दिया रखकर खड़ी रहती है। शुभ कार्य होने से पहले ये रोले में दिया बुझ गया तो कार्य अशुभ माना जाता है। आज किसी को भी शादी बम्बई में हो तो बम्बई में सभी चीज मिलते हैं, लेकिन रोली नहीं मिलती। रोली के लिए गांव में आना पड़ता है। हर एक समाज की स्वतंत्रता खान पान की परंपरा थी। किसी को भी 2 समाज की खाद्य संस्कृति समानता नहीं थी। हम कोकणी लोग अपने खाने में मछली की करी और चावल बहुत खाते हैं। पहले घर में लकड़ी, मिट्टी और पत्थर के बर्तन रसोई घर का इस्तेमाल करते थे। जातनी जैसा दिख रहा है उसे गिरट कहा जाता है। जातनी में अनाज पिसते हैं और गिरट में अनाज के छिलके अलग किया जाता है। ये पूरण यंत्र है। इसमें पूरण डाल डाली जाती है। ये 2 रोड उलट सुलट गोल घुमाने के बाद नीचे का पूरण गिरता है और बाद में उसकी मिट्टी की रोटी तैयार की जाती है। ये टिफिन बॉक्स है। ऊपर पानी पीने का लोटा है, नीचे खाने के 3 डब्बे, 2 चम्मच बाजू में लॉक किया है। बाजू में चाय की कितली है। ये सेवई का लकड़ी का यंत्र है। बाजू में लोहे का यंत्र है सेवई का। ये मोदक पात्र है और ऊपर लकड़ी चम्मच के प्रकार दिखा है।
ये चूड़ी वाला है। पुराने रीति के अनुसार 12 बलूतेदार घर घर में जाकर अपने अपने सेवा देते थे। ये चूड़ी वाला इस लड़के के घर में आया है। पहले कोंकण में लड़की की शादी 8-10 साल में हो जाती थी। तब तक ये चूड़ी वाला इस लड़के को बिना मूल्य चूड़ी चढ़ाता था। जब तक इस लड़की की शादी हो जाती थी तब तक इस लड़की के पिताजी इस चूड़ी वाला को एक छोटा सा सोना का गहना देते थे। इतनी उसकी कम विदागी थी और सभी 12 बलूतेदार अपना घाटा मुना के विचार न करते हुए अपने जिम्मेदारी मानकर अपना व्यवसाय करते थे। पनगट है। पहले कोंकण में बहुत सारा जंगल था, इसलिए गांव में बहुत सारा पानी था। गांव में सबसे ऊंचाई पर जिस जगह 12 मास तक पानी बहता है उसी जगह बंधारा बांधकर छोटे नाले से पानी हर एक घर घर में ले जाते हैं। ग्राम देवता के बाद पनगट है हमारा ऐसा एकमात्र स्थान है कि गाँव के सभी लोग यहाँ इकट्ठा हो जाते थे। औरतें पानी भरने के लिए और कपड़े धोने के लिए आते थे, छोटे बच्चे स्नान करने के लिए और मछलियाँ पकड़ने के लिए आते थे। यानी कि कोकनी का सारा जीवन यही हमारा पनगट है। ये चर्मकार है। ख्याल से चीज बनाने का काम एक चर्मकार करता था। इसके साथ एक महत्वपूर्ण घटना बताते जो 500 साल पहले घटी थी। यहाँ से 80 किलोमीटर दूरी पर मार्लेश्वर भगवान शंकर जी का मंदिर है। एक पहाड़ी पर एक गुफा है। गुफा में एक शिवलिंग है और एक विशेषता है कि वहाँ जीवित सांप पाए जाते हैं। भगवान पहले एक गाँव में रहते थे। उस गांव के लोगों का व्यवहार उन्हें पसंद नहीं था। उन्होंने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। मकर संक्रांति के पहले रात उन्होंने गांव छोड़ दिया। गांव के बाहर चर्मकार का मकान था। चर्मकार गरीब, श्रद्धालु और नीतिवान था। भगवान शंकर जी ने किसी को भी जाति भेद न मानते हुए चर्मकार को मशाल दिखाने की विनंती की। चर्मकार ने भी अतिथि देवो भव समझकर मशाल दिखाने के लिए बाहर निकले। अब वहाँ जाकर मार्लेश्वर भगवान शंकर जी ने अपना असली रूप प्रकट किया और चर्मकार को दर्शन दिया और उसे कहा कि मैं इस गुफा में रहूंगा। अभी हर मकर संक्रांत भगवान शंकर जी का पालकी मूल गांव से निकलती है। उसे मशाल दिखाने का काम चर्मकार का आज का वंश करते हैं। वो मार्लेश्वर ऐसा देवस्थान है कि वहाँ किसी को भी जाति भेद न मानते हुए। ये धनगर है। धनगर इस मराठी शब्द का अर्थ है जिसके पास बहुत धन संपत्ति है। धनगर पहले इतने दुर्गम पहाड़ी पर रहते थे कि पहला इनका बस स्टॉप 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर होता था। ये लोग जब गाँव में आते थे तब उनको पैरों में ख्याल से बने हुए चित और कंधे पर कंबल और हाथ में घुंघरू की लाठी होती थी और इसके पास 100 और 125 गाय और 5 और 25 भैंस होती थी। एक गाय और भैंस बेचना चाहे तो उनकी कीमत कई लाखों में जाती थी। इतना ही धनवान आदमी था। लेकिन कोकनी लोगों को रहन सिद्धि होने से कारण इनकी रहन भी अच्छी सिद्धि थी। यहाँ पर बकरी की गोटी है। जंगली जानवरों से बचने के लिए इसे ऊपर बांधी गई है। एक खैर का पेड़ है। इसके अंदर रेड रंग वाला हिस्सा होता है, उसे कत्ता निकाला जाता है, पान में डालता है। एक काते बट्टी है। ये जो खैर का पेड़ है उसे पूरा काटा जाता है। अंदर रेड रंग वाला हिस्सा होता है, उसे छोटे छोटे पीस किए जाते हैं। ये पीस पहले 4 मटके में पानी के साथ उबाले जाते हैं। ये उबालने के बाद 5वें मटके में विशिष्ट घंटे में उबाले जाते हैं और छाया में सुखाया जाता है। कत्ता बनाने के लिए 3-4 महीना लगता था। दोस्तों अभी प्राचीन कोकण का दर्शन हो गया है। अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं आरे वारे बीच की ओर। दोस्तों तो ये था गणपतिपुले का सफर। अब मैं आपसे विदा लेते हुए रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।